हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर तक हमने नॉर्मलिटी, मोलैलिटी ये सब डिस्कस किया, इनके न्यूमेरिकल्स करे, इन पे क्वेश्चंस करे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, और कोई डाउट अगर रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। आप किसी भी वीडियो का डाउट किसी भी लेक्चर में कमेंट कर सकते हैं, किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बस बता देना कि कौन से लेक्चर का डाउट है, कैसा है और क्या आपको डाउट है ना। तो आज ही भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अबाउट सॉल्यूशन चैप्टर का ही है, जैसे हेनरीज लॉ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसमें एप्लीकेशंस भी है। हम ये जानेंगे डेली लाइफ में हेनरीज लॉ को कैसे एप्लीकेबल करना है, हाउ टू अप्लाई। हम ये जानेंगे हेनरीज लॉ होता क्या है, हेनरीज लॉ लगाया कब जाता है, हेनरीज लॉ कहाँ लगता है, क्यों लगता है, फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा हेनरीज लॉ से रिलेटेड लेक्चर को कम से कम मैं 3 पार्ट्स में बनाऊं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका मे बी पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट हेनरीज लॉ, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक हेनरीज लॉ। अब डायरेक्ट हेनरीज लॉ, चलिए पार्ट ए पार्ट कर रहे हैं आज। फिर इसका एप्लीकेशंस करेंगे, देन इसके न्यूमेरिकल्स। तो खैर जैसे कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, केमिस्ट्री में बिना न्यूमेरिकल कुछ पॉसिबल नहीं है। तो हेनरीज लॉ, हम डायरेक्ट हेनरीज लॉ पे नहीं बात करेंगे। हेनरीज लॉ कहाँ पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, हेनरीज लॉ कब लगाया जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारे पास ढेर सारे सॉल्यूशन है। क्या सभी तरह के सॉल्यूशन में हेनरीज लॉ लगेगा, ये भी जानना जरूरी है। तो हेनरीज लॉ तो खैर टॉपिक है आज का कि हेनरीज लॉ में पढ़ना है। हेनरीज लॉ कहाँ लगता है पहले वो जान लेंगे। पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं जहाँ हेनरीज लॉ लगाना है, फिर लॉ भी जान लेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले उस चीज़ को देख लेते हैं, हेनरीज लॉ कहाँ लगाना है। तो टॉपिक मेन आज का हेनरीज लॉ है। अब इससे रिलेटेड जहाँ हेनरीज लॉ पढ़ेंगे पहले उस चीज़ को जान लेते हैं, हेनरीज लॉ। तो इसको समझने के लिए टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन ऑफ गैस, solute in a liquid solvent, gaseous solute in a liquid solvent। एक हमें ऐसा सॉल्यूशन बनाना है इन solute in a liquid solvent, ये आपको समझना है, और इसी के अंदर आएगा हेनरीज लॉ, ठीक। एक ऐसा सॉल्यूशन आपको पढ़ना है जहां पर हम लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व करेंगे। मींस जो सॉल्यूट होगा दैट इज गैस एंड जो सॉल्वेंट होगा दैट इज लिक्विड। इसलिए यहां लिखा है मैंने गैसियस सॉल्यूट, मींस सॉल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। बेटा आप टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले एक छोटी सी मैं आपके साथ बात डिस्कस करना चाहता हूं। अक्सर मेरे से बच्चे पूछते हैं, सर आप इतने लंबे लंबे लेक्चर्स क्यों अपलोड करते हो, 1-1 घंटे के इतने लंबे लेक्चर सर देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटा एक मेरी बात समझ लो, अगर आप YouTube पे या कहीं पर भी कोई एक एजुकेशनल चैनल को देख रहे हो, किसी भी चैनल को, मैं अपनी जनरल बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी एजुकेशनल चैनल को ये देख रहे हो, अगर आप ट्रिक्स देखने आए हो हमारे चैनल पे, तो बेटा आपको ट्रिक्स शायद ना मिल सके, क्योंकि हमारा मेन फोकस है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर ट्रिक्स की बात है तो मैं आपके लिए 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की ऐसी वीडियो भी बना सकते हैं कि 1.5 मिनट में जानिए हेनरीज लॉ, बनिए मास्टर हेनरीज लॉ में मात्र 30 सेकंड में। बेटा ये सब तरीके नहीं होते। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स पढ़ रहे हो और आप चाह रहे हो कि ट्रिक्स के भरोसे हम लोग पढ़ लें, छोटी छोटी 8-8, 9-9 मिनट की, 10-10 मिनट की वीडियोस देख करके, लेक्चर देख करके हम लोग हेनरीज लॉ, मोलैलिटी सब कुछ समझ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। भले ही आप समझ जाएंगे, आप ट्रिक्स के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब मैं आपसे बोलूंगा कॉन्सेप्ट को बताओ, क्या कॉन्सेप्ट है, आप बेकार हो जाओगे। तो यदि कोई अपनी 1 घंटे की वीडियो या 1 घंटे के लेक्चर बना रहा है एजुकेशनल चैनल पे, तो जाहिर सी बात है
उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट तो होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटे वो बंदा लगातार केवल शॉर्टकट ट्रिक्स ही बताता रहेगा। अगर कोई बंदा मोलैरिटी या मोलैलिटी पढ़ा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि लगातार 1 घंटे वो केवल ट्रिक्स ही बताता रहेगा। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले ट्रिक्स को भूल जाइए। अगर आप ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं, तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते। साइंस पढ़ने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट डीप में जाना होगा, और कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, डीप में जाने के लिए, समझने के लिए कोई भी लेक्चर 40 से 45 मिनट्स का कम से कम बनता है। ठीक है, अगर लेक्चर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, तो कम से कम 40-45 मिनट का एक लेक्चर निकल के आता है। अब जैसे मैं आपको खुद कह रहा हूं कि मैं हेनरीज लॉ आपको 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। क्यों मैं आपको हेनरीज लॉ 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है टॉपिक बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको इसी लेक्चर में सारा समझा दूं, जानिए 10 मिनट में हेनरीज लॉ, पॉसिबल नहीं है ना बेटा। तो वो सब काम हम नहीं करते हैं। तो किसी भी टीचर की, किसी के भी आप एजुकेशनल वीडियोस देखें, एजुकेशनल लेक्चर देखें, तो बेटा इस बात को जरूर ध्यान रखें कि उस वीडियो को कंप्लीट देखें, और हमेशा ये ध्यान दें कि बेटा वीडियो अगर लंबी है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ अच्छी चीज समझाई होगी। ठीक, शॉर्टकट ट्रिक्स के पीछे ना भागे। खैर चलिए, बाकी जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि साइंस है, साइंस को तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही जाना जाता है। शॉर्टकट ट्रिक्स में साइंस कुछ नहीं काम करता। अगर आप ट्रिक्स के पीछे हैं तो आप कुछ समय तक तो जरूर पढ़ लेंगे, लेकिन आगे आप कहीं ना कहीं ढेर हो जाएंगे। खैर, हमारा जो आज का टॉपिक है हेनरीज लॉ, सॉल्यूशन ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां पर सॉल्यूट जो होगा वो गैस होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। चलिए, इधर सॉल्यूट कौन होगा? सॉल्यूट कौन होगा? गैस। और सॉल्वेंट कौन होगा? लिक्विड। वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, मे बी वाटर, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। चलिए, ऐसे में जब हम किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो शायद घुल भी जाती है, या शायद नहीं भी। टेम्परेचर कम हो तो शायद घुल जाए या ना घुले, टेम्परेचर ज्यादा हो तो मे भी घुल जाए ना घुले। प्रेशर कम ज्यादा हो, घुले ना घुले, किसे पता, है ना। तो हम क्योंकि पढ़ रहे हैं कि हमें गैस को लिक्विड में घोलना है, तो हमें यह जानना जरूरी है कि गैस लिक्विड के अंदर कैसे कैसे घुलती है। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो किसी भी गैस को लिक्विड में घोलने में मदद करते हैं। क्योंकि जब कोई काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए काम होता कैसे। अगर सिर्फ करते जाएंगे बिना सोचे समझे, फिर तो काम हो गया। तो देखते हैं जरा कि जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो जब किसी गैस को लिक्विड में घोलना है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे HCl हो, चाहे कुछ भी हो, तो कौन कौन से फैक्टर लगेंगे, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूं फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभाव डालते हैं। कब? जब मैं किसी भी गैस को लिक्विड में घोलता हूं। जब हम पढ़ने बैठते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फोन, टीवी, फ्रेंड्स, घर के काम, नींद, है ना। तो ये सारे फैक्टर हो गए जो एक बच्चे को पढ़ने से अफेक्ट करती है। तो फैक्टर अफेक्टिंग मतलब वो चीजें जिनकी वजह से गैस का पानी में घुलना बदल सकता है, चेंज हो सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग में बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस आजकल बहुत फेसबुक में चल रहा है, इसे नटूरे मत पढ़ना, दिस इज नेचर, है ना। काफी चल रहा है तो मैंने आपको बता दिया ये नेचर है, नटूरे नहीं है। नेचर ऑफ गैस का मतलब जब गैस को आप लिक्विड में घोलोगे, जनरली मैं वाटर की बात कर रहा हूं, लिक्विड तो 36 तरह के होते हैं, लेकिन वी आर डीलिंग विद वाटर। कहीं चेंज आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊं। नेचर ऑफ गैस का मतलब है, आप एक चीज ध्यान रखिए बेटा, लाइक
dissolves like, जो जैसा है वो उसी की तरह लिक्विड में घुलेगा। कहने का मतलब है लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर लिक्विड, पोलर गैस डिसॉल्व होगा पोलर लिक्विड में एंड नॉन पोलर गैस डिसॉल्व होगा नॉन पोलर लिक्विड में। बहुत ही सिंपल सी बात है। पोलर लिक्विड dissolves in polar solvents, polar solvent। आगे नॉन पोलर, सॉरी पोलर गैस, नॉट लिक्विड, पोलर गैस, क्योंकि हम गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं ना। पोलर गैस डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर गैस dissolves in non-polar solvents। क्या लिखा मैंने? लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो अपने ही जैसे लिक्विड में घुलेगा। पोलर गैस है, गैस पोलर है तो लिक्विड भी पोलर होना चाहिए, सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए। और अगर गैस नॉन पोलर है तो लिक्विड भी नॉन पोलर होना चाहिए। यार ये पोलर नॉन पोलर क्या होता है? ठीक है, पोलर पोलर में घुलेगी, पोलर गैस पोलर लिक्विड में घुलेगी, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर लिक्विड में घुलेगी, मैं मान गया, चलो ठीक है। लेकिन पोलर नॉन पोलर है क्या, ये बात जानना जरूरी है। व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर? छोटा सा चलो एक समझ लेते हैं पोलर नॉन पोलर होता क्या है। ये टॉपिक खैर आगे बढ़ाते हैं। चलिए जो मैं इसको रब करता हूं थोड़ा सा। पोलर नॉन पोलर क्या है? कोई भी चीज पोलर और कोई भी चीज नॉन पोलर कब है? आपने, अब तो आप खैर 12th में 12th का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है 12th में होंगे, ये 11th में सीखा होगा, तो एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ये मेरे पास कोई एक AB कंपाउंड है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B ज्यादा है, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है A के कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर एज कंपेयर टू A, तो होगा क्या? B जो है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, किसको बेटा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को हल्का सा अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं बोल रहा हूं B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है, मतलब इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता B की ज्यादा है A के कंपैरिजन में। ये B क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, बट तभी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर है, बॉन्डेड पेयर है, जिनने बॉन्ड बनाया हुआ, ये थोड़ा सा जब B की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो होगा क्या? इसको बनाएंगे तो वैसा ही, B की तरफ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया तो बेटा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, B के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, A के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे बना लेते हैं। B ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा तो B के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, इसे अब देखो, चेक करो, क्योंकि B और A में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, B की ज्यादा थी A की कम थी, तो डिफरेंस तो था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इन दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया इनके ऊपर, मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स बन गए। क्या बन गए? पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स बन गए, और इसे ही कंपाउंड को बोलते हैं पोलर कंपाउंड। इसे ही बोलेंगे पोलर कंपाउंड। पोलर क्यों? क्योंकि इसमें पोल्स बन गए। कौन से पोल्स बन गए? पॉजिटिव पोल बन गया, नेगेटिव पोल बन गया। और पॉजिटिव नेगेटिव पोल क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स। दोनों एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। और व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए,
अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ए अपनी तरफ खींचता, तब ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, बी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन गए वो नेगेटिव और जहां से गए वहां पॉजिटिव। तो दिस इज पोलर, ये पोलर हो गया। नाउ व्हाट इज नॉन पोलर? देखो पोलर मतलब चार्ज फॉर्मेशन, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो नॉन पोलर क्या हुआ? जिसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉन पोलर कौन हो गए? जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। समझे बात को? ये तो पोलर हो गए, दे आर पोलर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। तो नॉन पोलर क्या होते हैं यार? नॉन पोलर क्या होंगे वो भी देख लेते हैं। नॉन पोलर लाइक बी एंड बी, दोनों ही बी है, B2 भी बोल सकते हो। B2 बेटा मतलब एग्जाम्पल ले सकते हो Cl2, B2 Cl2, F2 N2 O2। क्या ये नॉन पोलर है? जी नॉन पोलर है। क्यों? क्या इसमें पोल्स नहीं बनते? नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्या यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है? है। ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन। जितनी ताकत से, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये इसको इधर खींचेगा, उतनी ही ज्यादा क्षमता से ये वाला क्लोरीन इनको इधर खींचेगा। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट अट्रैक्शन, कैंसिल ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ना ही इधर शिफ्ट होगा ना ही इधर शिफ्ट होगा। तो देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ पोल्स, पोल्स नहीं बनेंगे। जब पोल्स नहीं बनेंगे दिस इज नॉन पोलर। Cl2 इज नॉन पोलर। देख रहे हो B2 और AB था पोलर, B2 था नॉन पोलर। अब इनके एग्जाम्पल देखो, AB और B2 मतलब क्या होता है? B2 तो मैंने बता दिया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 N2 O2 एक्सेट्रा। ठीक है, और AB का जो मैंने नाम दिया लाइक HCl NH3 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। B2 मतलब दोनों सेम थे और AB मतलब दो एलिमेंट थे, दोनों अलग अलग। खैर, तो पोलर बता दिया, नॉन पोलर मैंने बता दिया आपको। तो यहां मैंने बता दिया पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। भैया मैंने पोलर नॉन पोलर बस जान लिया, मैंने ये भी जान लिया पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा, लेकिन कैसे? समझो बात को, कैसे घुलेगा वो अब देख रहे हैं। कैसे घोलना है भैया? पोलर को पोलर में, नॉन पोलर को नॉन पोलर में, जरा उसको भी जान लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें जानना, ठीक है, बड़ी ही आसान सी चीज है। कैसे घुलेगा चलिए देखते हैं कैसे घुलेगा। चलिए कोई एक बहुत सिंपल सी, मैं बहुत 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 छोटी सी एक गैस लेता हूं, दैट इज HCl गैस। HCl गैस यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th में 11th में पीरियोडिक टेबल बार बार सुना होगा, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अभी अभी बताया जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को खींच लेता है और इसमें बनाता है पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, दो तरह के चार्ज बनाएगा। जिसने इलेक्ट्रॉन खींचे वो नेगेटिव बनाएगा, जिसकी तरफ से गए वो पॉजिटिव बनाएगा। क्योंकि मैं इन्हें वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, मैं कहां डिसॉल्व कर रहा हूं? इन्हें वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं। तो ये घुलेगा कैसे? लेट अस चेक। वाटर के अंदर H2O सभी जानते हैं, दुनिया जानती है यार वाटर H2O होता है। चलो थोड़ा सा इसको अलग करके बनाते हैं, ऐसा बना लेते हैं, चाहे OHH है ना, OHH। होगा क्या? ध्यान से देखेंगे बात को, या चलिए इसके सामने बना लेता हूं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। Cl पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, O2 है। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आप जानते होंगे, ऑक्सीजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इसके भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जनरली इसका चार्ज नेगेटिव रहेगा, पार्शियल नेगेटिव, इसका पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि यहां से इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, यहां से गए तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल। ये तो यार बचपन से पढ़ते आ रहे। अब क्यों HCl गैस वाटर में डिसॉल्व कर जाती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ बोथ आर पोलर इन नेचर।
यहाँ भी देखो पोल्स बन गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स, यहाँ भी आपको देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बन गए। इसके ऊपर चार्ज जनरली नेगेटिव रहता है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ये बॉन्ड बनने स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? नए बॉन्ड्स बनने स्टार्ट होते हैं। जब आप HCl को डिसॉल्व करते हो वाटर में, पुराने बॉन्ड्स टूटने लगते हैं, नए बॉन्ड्स बनने लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो नए बॉन्ड्स बनते हैं। इसी कारण से HCl गैस इज सॉल्यूबल इन वाटर। HCl गैस वाटर में क्या है? सॉल्यूबल है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। HCl गैस वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। अगर बेटा अट्रैक्ट नहीं करेगा तो घुलेगा कैसे? जब ये वाटर के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो घुलेगा कैसे? नहीं घुलेगा। अगर रिपेल करेगा तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो HCl वाटर में सॉल्युबल क्यों है? बिकॉज इट इज पोलर, वाटर इज पोलर। दोनों को जब HCl को जब मैं पानी में डालता हूं, दोनों के बीच में नई बॉन्डिंग होने स्टार्ट होती है। दिखा है ना, मैंने डॉटेड लाइन से बॉन्डिंग दिखा रहा हूं। इसलिए HCl गैस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। लेट अस चेक, एक और गैस देख लेते हैं, दैट इज अमोनिया। देखा होगा आपने अमोनिया, ठीक है। अमोनिया देख लेते हैं क्या होता है। दैट इज NH3 NH3 H नाइट्रोजन इज अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, मैं फिलहाल देखो बेटा, मैं इस पे ये नहीं लेके चल रहा हूँ इसमें -3 माइनस है या जो भी है, मैं जनरल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लेकर के चल रहा हूँ। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव हो गया। ये नाइट्रोजन है। मैं फिलहाल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बारे में ही बात कर रहा हूँ। वाटर है हमारे पास, अगेन O, यहाँ H कर लेते हैं, ठीक है, H। जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जब इन्हें पानी में डिसॉल्व करेंगे तो अगेन नेगेटिव विल टेंड टू फॉर्म कंबाइंड, ये कंबाइन करेगा पॉजिटिव के साथ, बॉन्ड्स बनाएगा। फिर से जब नए नए बॉन्ड्स बनेंगे तो फिर से क्या होगा? जब नए नए बॉन्ड्स बनेंगे तो दोबारा से अमोनिया घुलने लगेगी। अगर बॉन्ड्स नहीं बनेंगे तो क्यों घुलेगी यार? नहीं घुलेगी, क्योंकि नए बॉन्ड्स बन रहे हैं अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए ये घुलेगा। ये नेगेटिव से पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रही है तो घुलेगा। ठीक है, तो बस ये बेसिक सी चीजें हैं कि क्यों घुलेगा, क्यों नहीं घुलेगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, तो हमने फिलहाल ये एग्जांपल देखे। मैंने बता दिया पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है। क्या ऑक्सीजन वाटर में घुलेगा? क्या ऑक्सीजन वाटर में घुलेगा? ऑक्सीजन कैसा है? नॉन पोलर है। ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। क्या ऑक्सीजन वाटर में घुलेगा? जी नहीं, ऑक्सीजन वाटर में नहीं, बहुत ज्यादा नहीं घुलता। ठीक है, N2 घुलेगा H2O में, N2 घुलेगा? नहीं घुलेगा। इट इज नॉन, दे आर नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ठीक है बहुत ज्यादा नहीं घुलेगा बिकॉज दे आर पोलर, दे आर नॉन पोलर। ठीक, जो नदियां होती है, समुद्र होते हैं, वहाँ एक्वेटिक लाइफ होती है, वहाँ मछलियाँ होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वहाँ पर भी पानी में ऑक्सीजन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होता, उतना ही होता है जितना सफिशिएंट हो उनके सांस लेने के लिए, क्योंकि तभी एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि पानी में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता वहाँ भी, क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ अभी जैसे मैंने नेचर ऑफ सॉल्वेंट आपको बता दिया, सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है किसे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। पहला फैक्टर बता दिया नेचर ऑफ गैस, उसमें आपको मैंने गैस का पोलर नॉन पोलर समझा दिया। पोलर क्यों घुलता है? क्योंकि नए नए बॉन्ड बनते हैं। नॉन पोलर क्यों नहीं घुलता? क्योंकि नए नए बॉन्ड्स, नई नई अट्रैक्शंस नहीं बनती है, इसलिए N2 O2 दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, चलिए टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। ऐसा बोलते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस
solubility of a gas in a liquid decreases. चेक कीजिए कैसे. As temperature increases, solubility of a gas in a liquid decreases. क्या घट जाएगी? चलिए लिख लेते हैं decreases. तापमान बढ़ाओ तो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर डिक्रीज कर जाएगी. चेक करते हैं कैसे, ऐसा होता क्यों है, व्हाई दिस हैपेंस. चेक करते हैं जरा. कोई ये लिक्विड है, ठीक है, किसी कंटेनर में लिक्विड लिया हुआ है एक, इसमें गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है. ये लीजिए, अभी सब जानते हो यार, जब मैं वाटर के हीट करूंगा, उसे हीट करूंगा, उसके वेपर्स बनेंगे. क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे. होता क्या है, क्यों सॉल्युबिलिटी घट जाती है? जब मैं किसी भी गैस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, उसके अंदर जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी क्यों घट जाती है, व्हाई? चेक करते हैं. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई जाती है मॉलिक्यूल्स की जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये बहुत फास्ट मूव करेंगे, और जब बहुत तेजी में मूव करेंगे ये लोग, तो ये वेपर स्टेट में जाना स्टार्ट कर देंगे. तो होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एंड गैस मॉलिक्यूल्स dissolved in liquid finds it easier to escape in gas phase. in gas phase, ठीक है. तो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो जो गैस के मॉलिक्यूल यहां प्रेजेंट हैं, काइनेटिक एनर्जी बड़ी, मॉलिक्यूल फास्ट मूव करने लगे, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहां लिक्विड फेज से हटके वेपर फेज में जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर तो बनेंगे, क्योंकि गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बड़ी है. तो गैस का पार्टिकल क्या करेगा, गैस के पार्टिकल को, क्योंकि यहां घुला हुआ है, उसे वेपर में जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसे हीट कर रहे हो, आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, तो बहुत ही जल्दी गैस का पार्टिकल वेपर में बदल जाएगा. तो वही लिखा है, पार्टिकल ऑफ गैस फाइंड इट ईजियर टू एस्केप इन गैस फेज. जब गैस के पार्टिकल लिक्विड से बाहर जा रहे हैं, लिक्विड से बाहर जाते जा रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी जाहिर सी बात है घट गई, क्योंकि पार्टिकल उसमें घुल नहीं रहे, पार्टिकल से बाहर जा रहे हैं. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीजेस. ठीक है, ये उसका रीजन हो गया. बहुत सिंपल सा रीजन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैंने नहीं किया. ठीक, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड सॉल्वेंट. ठीक, ये दो चीजें हमारे पास आ गई. लास्ट वन इज प्रेशर. लास्ट क्या है, प्रेशर. लास्ट फैक्टर इज, फिलहाल लास्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, प्रेशर. प्रेशर क्या इफेक्ट करता है? आप लोग सोच रहे होंगे यार सर क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमें टॉपिक लगवाया हेनरीज लॉ, लेकिन अभी तक हेनरीज लॉ की बात ही नहीं हुई है. तो चलिए आखिरी फैक्टर पढ़ लेते हैं, प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है गैस की सॉल्युबिलिटी को इन अ लिक्विड सॉल्वेंट. प्रेशर, ठीक है. प्रेशर का इफेक्ट जानने के लिए एक कंटेनर मानो. ठीक है, एक कंटेनर है. चलिए मैं कुछ
एक मूवेबल पिस्टन जैसा लगा देता हूं, ठीक है, ये कोई मूवेबल पिस्टन जैसा है। भैया बोर नहीं होना है, लेक्चर पूरा देख रहे हैं, टॉपिक को पूरा समझना है, जानना है ढंग से। कोई चीज़ होती है तो क्यों होती है, टॉपिक क्लियर रखना है, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो जरूर कमेंट करना है, अगली वीडियो आपके डाउट से रिलेटेड ही बना देंगे, कोई हमें ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे मैंने क्या करा, लिक्विड लिया है, यहां मैं ऐसी लाइन बना रहा हूं, मतलब यहां लिक्विड का सरफेस है, ठीक है, और यहां मैंने गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं, ढेर सारे गैस के पार्टिकल्स, ढेर सारे, ये लो गैस ही गैस, हर जगह गैस, इतनी सारी गैस, इतनी सारी गैस, गैस ही गैस, गैस है ना। तो इस कंटेनर के अंदर मैंने गैस के पार्टिकल्स भर दिए एट प्रेशर P। इस कंटेनर के अंदर मैंने गैस जो प्रेशर है उसको मैं P मान रहा हूं, और टेम्परेचर मैंने क्या मान लिया, एट टेम्परेचर T। लेट अस कंसिडर अब कंटेनर कंटेनिंग लिक्विड एंड पार्टिकल्स ऑफ गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। प्रेशर को मैंने क्या मान लिया, लेट प्रेशर कंटेनर के अंदर P मान लिया, एंड टेम्परेचर को मैंने T मान लिया। क्या मान लिया, T मान लिया, ठीक है। मैं यहां पर इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं देखिए, बहुत थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा समझना। जब पार्टिकल्स ऑफ गैस इसमें प्रेजेंट हैं तो जाहिर सी बात है पार्टिकल, क्योंकि हम जानते हैं पार्टिकल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, क्योंकि कुछ टेम्परेचर मैं T ले रहा हूं एट टेम्परेचर T, तो गैस के पार्टिकल्स मूव करेंगे, गैस के पार्टिकल्स अंदर भी जाएंगे लिक्विड के, जब मूव करेंगे तो लिक्विड के अंदर भी जाएंगे, और कुछ पार्टिकल्स, क्योंकि टेम्परेचर कुछ तो है, टेम्परेचर T लिया है, कुछ पार्टिकल जो है गैस से बाहर भी आएंगे, कुछ पार्टिकल्स गैस के मूव करते हुए लिक्विड के अंदर भी जाएंगे, और कुछ पार्टिकल्स मूव करते हुए लिक्विड से बाहर भी आएंगे। तो जब पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर जाते हैं बेटा और डिसॉल्व होते हैं, उसे बोलते हैं डिससोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिससोल्यूशन। लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करके अंदर जाएंगे, डिसॉल्व होंगे, इसके अंदर सॉल्युबल होंगे, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिससोल्यूशन। और जब लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, जनरली इसको सिंपल सी भाषा में डिसोल्यूशन बोल रहे हैं, जब लिक्विड के पार्टिकल्स, जब गैस के पार्टिकल्स लिक्विड से बाहर आएंगे तो उसे क्या बोलते हैं, जब लिक्विड के पार्टिकल गैस बनते हैं, या जब गैस के पार्टिकल लिक्विड में से बाहर आएंगे, वो क्या हो गया, एक तरह से इवेपोरेशन। तो यहां पर इस कंटेनर के अंदर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन है, दैट रेट ऑफ डिससोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब डिसोल्यूशन मतलब लिक्विड पार्टिकल्स का लिक्विड के अंदर जाना, डिसॉल्व हो जाना। इवेपोरेशन मतलब इन गैस, इवेपोरेशन मतलब गैस पार्टिकल्स का लिक्विड से बाहर आना। डिसोल्यूशन मतलब गैस पार्टिकल्स का लिक्विड के अंदर जाना, और इवेपोरेशन मतलब गैस पार्टिकल्स का लिक्विड से बाहर आ जाना। यही तो होगा। तो क्योंकि कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स भी हैं, लिक्विड भी है, तो दोनों चीज एक साथ होगी। क्या, गैस के पार्टिकल्स अंदर भी जाएंगे लिक्विड के, और गैस के पार्टिकल्स बाहर भी आएंगे। तो इसलिए मैंने लिखा रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। दोनों प्रोसेस बराबर रेट से हो रही है, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया देखिए, मैंने क्या करा, इस कंटेनर के अंदर थोड़ा प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया। क्या हुआ उससे, व्हेन प्रेशर ऑन द गैस above the solution, चलिए कुछ पार्टिकल्स ऐसा इसके अंदर भी दिखा दो, कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। व्हेन प्रेशर ऑन द गैस above the solution increases, जब मैंने
प्रेशर को बढ़ाया या पिस्टन को नीचे दबाया, मैंने इसके ऊपर कुछ वेट रखे, मैंने प्रेशर को दबाया, ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ ऐसी कंडीशन बनी। लिक्विड पार्टिकल्स तो वहीं थे, कुछ गैस के पार्टिकल्स इसके अंदर भी प्रेजेंट हैं। अब ये गैस के पार्टिकल्स पास पास आ गए, क्योंकि मैंने प्रेशर को बढ़ाया, हमने प्रेशर को इंक्रीज किया। ये देखिए, मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, एक पिस्टन को नीचे ले आए, हमने प्रेशर को इंक्रीज किया। हमने दो कंडीशन ली, एक कंडीशन ऐसी ली हमने कि वहां पर पिस्टन थोड़ा ऊपर है, गैस के पार्टिकल्स जो हैं वाटर के ऊपर हैं, थोड़े पार्टिकल अंदर जा रहे हैं, थोड़े पार्टिकल बाहर आ रहे हैं, मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। जब मैंने प्रेशर बढ़ाया, मैंने क्या करा, वेट रखा इसके ऊपर, और ज्यादा वेट रखा, मैंने, चलिए इसको वेट से दिखाता, मैंने कुछ वेट रखा W1 और एक और मैंने यहाँ वेट रखा W2, एक वेट और रखा W3 और एक वेट और रखा W4, है ना। और यहाँ मैंने दो वेट रखे थे, कुछ वजन रखा था मैंने, जिससे कि पिस्टन पे कुछ प्रेशर बना रहे। तो दो कंडीशन हमारे पास निकल गई। जब मैंने ऐसा किया, ये हुआ क्या, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इंक्रीजेस नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स striking the solution surface increases, ठीक है। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, या एंटरिंग द सॉल्यूशन कर लीजिए, एंटरिंग द सॉल्यूशन increases, so their solubility increases, solubility increases। हुआ क्या, जब मैंने इस पे प्रेशर लगाया तो पहले देखिए गैस के पार्टिकल्स फ्रीली घूम सकते थे, अब उतना ज्यादा फ्री नहीं है, गैस के पार्टिकल्स यहां और ज्यादा घुलने लग गए। मैंने वही तो लिखा, गैस मॉलिक्यूल्स एंटरिंग द सॉल्यूशन इंक्रीज, क्योंकि प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, तो गैस के पार्टिकल्स अब सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा एंटर कर पा रहे हैं, ठीक है। ये इसके अंदर एंटर करेंगे, जब पार्टिकल जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल, गैस के पार्टिकल जितने ज्यादा लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर एंटर करेंगे, उतना ज्यादा वो डिसॉल्व होंगे, उतना ज्यादा घुलेंगे। तो कहने का मतलब है, एज प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ये इसका रीजन था। मैं आपको सीधा भी बता सकता था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये बात मैं आपको सीधा भी बता सकता था, तो समझ में कैसे आता, अगर मैं आपको सीधा सीधा समझा देता तो कैसे समझ आता, वो तो रटने वाली बात हो जाती कि जब प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? जब मैंने लिक्विड सरफेस के ऊपर कुछ गैस के पार्टिकल्स रखे, मैंने प्रेशर को बढ़ाया, जब मैंने उसे दबाया, मैंने वेट रखा, प्रेशर बढ़ाया, तो हुआ क्या, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंटरिंग द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है। एंटरिंग द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, स्ट्राइकिंग के साथ इसको भी हटा दो। फिर पहले उतने ज्यादा पार्टिकल एंटर नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रेशर कम था, मैंने दबाया, अब ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर एंटर कर सकते हैं, और जितने ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल एंटर करेंगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक। तो ये इसका रीजन था, ऐसा क्यों होता है, ठीक। मैंने बताया ये जो मैं कंडीशन ले रहा हूं, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले रहा हूं, ठीक है। यहां मैंने प्रेशर लगाया, सॉल्युबिलिटी बढ़ी, प्रेशर बनाए रखिए, थोड़ी देर बाद यही इक्विलिब्रियम फिर से अटेन हो जाएगा, फिर से यही इक्विलिब्रियम बन जाएगा।
इधर भी। तो खैर उतना डिटेल में जाने की फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। तो ये मैं सिंपल सी भाषा में समझा रहा था कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती है। तो ये बहुत सिंपल सी बात हो गई कि प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, हम जान गए, ठीक है। तो इतनी देर से हम समझ रहे हैं, तो यार अभी तक हेनरीज लॉ तो आया ही नहीं। हेनरीज लॉ क्या होता है, अब जानते हैं व्हाट इज हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरीज लॉ यहीं पर काम आता है कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ये हमने देखा, ठीक है। बस इसी के ऊपर बात करी हेनरी, साइंटिस्ट हैं एक हेनरी हमारे, इन्होंने बात करी इसी टॉपिक के ऊपर कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ जाती है, ठीक है। मैंने गैस पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के ऊपर थे, मैंने उस पर प्रेशर लगाया, ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। अब एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, सॉल्युबिलिटी एक वर्ड था यहां, इसके लिए हमने जो हेनरी साइंटिस्ट थे, सॉल्युबिलिटी को दिखाने के लिए हेनरीज ने एक टर्म का इस्तेमाल किया। यहां पर सॉल्युबिलिटी को दिखाने के लिए हेनरीज ने इस्तेमाल किया टर्म मोल फ्रैक्शन। किसका इस्तेमाल किया, मोल फ्रैक्शन टर्म का इन्होंने इस्तेमाल किया। इसके दो रीजन थे। क्या रीजन थे, एक तो सबसे सिंपल टर्म है मोल फ्रैक्शन, केवल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कर दो, है ना, तो इसलिए एक तो सबसे सिंपल था। दूसरा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हेनरीज ने इसका इस्तेमाल किया बिकॉज ऑफ टू रीजन। एक तो बहुत सिंपल है, केवल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो करना होता है मोल फ्रैक्शन में, और दूसरा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता, इसीलिए सॉल्युबिलिटी की जगह यहां पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक वर्ड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हेनरीज लॉ किस बारे में काम करता है, ये बात हम यहां जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो हेनरीज लॉ की डेफिनेशन क्या है। हेनरीज लॉ भी इसी बात पे काम करता है दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो क्या है देखिए, पार्शियल प्रेशर of gas in vapor phase is directly proportional to its mole fraction in liquid phase। क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। मतलब जितना, देखिए आप चाहे तो इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी, ऐसा भी समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा गैस का जो ऊपर जो गैस थी उसमें मैं प्रेशर लगाऊंगा, उतना ही ज्यादा गैस के नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होंगे, उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, जो गैस के ऊपर मैं प्रेशर लगा रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। तो वही तो लिखा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा गैस के ऊपर प्रेशर लगाया, जितना ज्यादा वेट डालोगे, उतनी ही ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेगी। लेकिन हेनरीज ने यहां पर इसकी जगह इस्तेमाल करा एक दूसरा वर्ड, तो हम उसी को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। इसका इस्तेमाल क्यों किया मैंने आपको बता दिया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। जितना ज्यादा गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे, उतना ही ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब उसकी जगह हमने क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। उतने ही ज्यादा गैस के मोल्स डिसॉल्व करेंगे, इसलिए मोल फ्रैक्शन लिया है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे, उतना ही ज्यादा गैस डिसॉल्व करेगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक, बढ़े आगे।
जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अच्छा मोल फ्रैक्शन को x से दिखाता है हम सब जानते हैं, तो जब इसका ये साइन हटाएंगे तो लगेगा पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। मोल फ्रैक्शन को x से दिखाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज KH? KH का मतलब होता है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। KH का मतलब क्या होता है? हेनरीज कांस्टेंट होता है KH, ठीक है। चलिए इसके बारे में फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा, क्या है ये हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। चलिए partial pressure is equal to KH into x, where KH is known as Henry's constant, is equal to KHX. KH is Henry's constant. Henry's constant, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है गैस पे, हर गैस के अलग होती है, गैस गैस से डिपेंड करती है। तो KH depends on the nature of gas, nature of gas, ठीक है। गैस के नेचर पे ये डिपेंड करता है। अब बात कर लें इसकी यूनिट क्या होती है, बहुत ध्यान से समझो। अगर मैं KH की यूनिट निकाल रहा हूं, यूनिट ऑफ KH, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? KH की वैल्यू निकाले बेटा, P/X आएगा, ठीक है। तो मतलब यूनिट ऑफ प्रेशर अपॉन यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। लेकिन मैंने बताया है पहले, इसकी तो यूनिट ही नहीं होती, इसकी तो कोई यूनिट ही होती नहीं है, ठीक है। तो इसको यहां से हटा देते हैं, जब इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो इसका क्या काम है। तो हेनरी यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर। कहने का मतलब है हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट और प्रेशर की यूनिट सेम होती है। हेनरीज कांस्टेंट हैज द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, KH हैज यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो जब भी आप हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, या तो आप ATM लगा सकते हो और बार लगा सकते हो, कहीं कहीं पे किलो बार का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल जब करेंगे ये वैल्यू तब आपको देखने मिलेगी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यूज, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यूज प्रेशर की ही होती है, वैल्यूज प्रेशर की वैल्यूज ही हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यूज बनती है, बिकॉज अभी हमने चेक करा क्योंकि मोल फ्रैक्शन की तो यूनिट ही नहीं होती। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, इसी के बारे में है, आगे एक्स्ट्रा डिटेल में कुछ नहीं है, ठीक। चलिए बहुत सिंपल सी बात, अब छोटा छोटा रिलेशन है हमारे पास, बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है। चलिए ये पार्ट A था, यहां मैंने आपको हेनरीज लॉ की केवल थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा रहा हूं, वो भी हेनरीज लॉ कहां से आता है, क्या होता है, कैसे कैसे कोई चीज किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है इन ए लिक्विड सॉल्वेंट। हम जानते हैं दैट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। आप ऐसा जानते हैं कि नहीं जानते? टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और अभी अभी मैंने आपको बताया हेनरीज कांस्टेंट होता है पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन, है ना। और मोल फ्रैक्शन को हमने किस चीज से, किसके लिए, किसकी जगह लाया मोल फ्रैक्शन को? सॉल्युबिलिटी की जगह ही लाया है। तो अगर एक मैं पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर बात करूं, एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, हमने जाना क्योंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, बताया था। फिर एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, अब प्रेशर की मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा हूं, ठीक, चेक करो इसको, मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा हूं, इसको मैं कांस्टेंट कर रहा हूं कुछ समय के लिए, मतलब इसकी मैंने कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले ली है। जब इसको मैं कांस्टेंट कर रहा हूं प्रेशर को, तो चेक कीजिए कांस्टेंट है, ये इक्वल टू है, जब ये दोनों हटेंगे तो क्या लगेगा? KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन मैंने किसकी जगह लिया? सॉल्युबिलिटी की जगह। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं दैट KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। पक्का? सीधी सीधी बात है, यहां से निकल के आ गया दैट हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब चेक करो यार, ये भी इसके
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये भी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, सीधी सीधी बात है, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू सी। तो ए और सी भी कैसे हुए, बराबर हुए। ये इसके इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ये इसके इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, टेम्परेचर is directly proportional to Henry's constant. At a particular pressure, temperature is directly proportional to Henry's constant. Temperature is directly proportional to Henry's constant. Temperature बढ़ाओ, Henry's constant की वैल्यू बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Henry's constant की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ गई। जब Henry's constant बढ़ गया तो solubility डिक्रीज कर गई। तो ये हमने एक छोटा सा रिलेशन निकाला, द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट। अब एक छोटा सा ग्राफ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, छोटा सा ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, हेनरीज लॉ का ग्राफ। ये हेनरीज लॉ से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं हम, ठीक है, अबाउट हेनरीज लॉ। क्या पॉइंट है, चलिए देखते हैं। P इज इक्वल्स टू, यही जाना 10th में 11th में मैथ्स या फिजिक्स से ग्राफ ढंग से पढ़े होंगे या मैथ्स पढ़ी होगी ढंग से, तो y इक्वल्स टू mx जरूर पढ़ा होगा। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू mx। जो 11th में जिसके पास मैथ्स होगी वो जानता होगा, यहाँ प्लस सी भी आता है, उसकी कहानी अलग है, वो यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। y इज इक्वल्स टू mx, y की जगह इसको कंपेयर करो, y की जगह पार्शियल प्रेशर डालो और x की जगह ये बेटे ये वाला x मोल फ्रैक्शन है, और ये वाला x एक्सिस को दिखाता है। y एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर को रखो, यहां इसको रखो, चलते हैं जरा देखें। y एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर रख दिया और x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन रख दिया, बीच में 0 आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो यार स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ये क्या है, m क्या होता है, यहाँ m होता है स्लोप। m किसके बराबर आया, तब m आया kh के बराबर। तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में आपने ग्राफ बनाया था, डिसॉल्व स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप निकलेगा ये निकलेगा kh। ये है हेनरीज कांस्टेंट का ग्राफ, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने ये सब कंप्लीट किया दैट हेनरीज लॉ क्या होता है, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था हमारा, खत्म हो गया है, ठीक। हमने इसमें ये सब बातें की कि हेनरीज लॉ क्या होता है, ठीक। किसी भी गैस को जब लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तब क्या होता है, उसके फैक्टर हमने पढ़े। तो कोई भी फैक्टर आपके मन में डाउट हो या आपको कुछ भी फैक्टर में दिक्कत आई हो, इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी आपको दिक्कत हो या आपको कुछ ऐसे ही और टॉपिक में दिक्कत हो, ठीक, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या इस लेक्चर में कोई भी आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो फिर आपके डाउट से ही रिलेटेड होगी। तब तक पढ़ते रहें। नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा आएगा उसमें हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, उसके लिमिटेशंस को पढ़ेंगे, एंड उसके बाद लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस। थैंक यू।